तो आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी समय में जो 4 तारीख है उसमें नीट का एग्ज़ाम निर्धारित हुआ है और बहुत सारे बच्चे अभी लगभग चले गए और आप लोग बचे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ जो आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया था, जो नीट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। और आज का जो टॉपिक है ये रिवीजन क्लासेस से आपको ज्ञात होना चाहिए। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया भी, लिखाया भी, पर अब हम रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। और ये धागे की समान संरचना हो सकती है क्या? यस सर। क्या ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है? यस सर। क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है? यस सर। क्या ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ले जाने का काम करती है क्या? यस सर। और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर। किसने किया था? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। देखो, अगर जब क्वेश्चन आता है कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले इसको देखा था हाफ मिस्टर ने। किसने देखा था? हाफ मिस्टर ने। लेकिन गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? वाल्डेयर। किसको दिया जाता है? वाल्डेयर को। अब समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचना है। किसकी बात करेंगे? संरचना। तो गुणसूत्र की सबसे आउटर लेयर को क्या बोलेंगे अपन? पेलिकल। क्या बोलेंगे? पेलिकल। ये किससे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन से। किससे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन से। पक्का? यस सर। अब गुणसूत्र के सिरों को, जो अंतिम सिरे होते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? टेलोमियर। क्या बोलेंगे? टेलोमियर। इसमें रिचेस्ट अमाउंट में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? ग्वानिन और थायमिन। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेलोमेयर वाला क्षेत्र होता है इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्षार कौन से? तो कौन से हैं? ग्वानिन और थायमिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब जब गुणसूत्र पहली बार संकुचित होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकुचन बोल सकते हैं क्या? यस सर। पक्का? यस सर। इसमें दो चकती के समान डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। क्या ये प्रोटीन से मिलकर बनी होगी? यस सर। क्या ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं क्या? यस सर। अब अपन दूसरे की बात करेंगे। तो दूसरी बार जब संकुचित होता है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, द्वितीयक संकुचन क्षेत्र या केंद्रीय संगठन क्षेत्र। इस क्षेत्र से किसकी उत्पत्ति होती है? केंद्रिका की। किसकी उत्पत्ति होती है? केंद्रिका की। इसीलिए इसको केंद्रीय संगठन क्षेत्र बोल सकते हैं क्या? यस सर। शॉर्ट में इसको किस नाम से जानते हैं? नार। नार। किस नाम से जानते हैं? इसका जो अंतिम भाग होता है इसको क्या बोलेंगे अपन? सैटेलाइट। क्या ये बॉल के समान स्ट्रक्चर हो सकती है? यस सर। क्या इसमें निष्क्रिय डीएनए होता है क्या? यस सर। निष्क्रिय जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में धागों की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमोनिमेटा। क्या बोलेंगे? क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा में छोटे छोटे बिंदु के समान या मोती के समान संरचनाएं जुड़ी रहती है, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर। क्या ये प्रोटीन से मिलकर बनी होगी? यस सर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। तो जो क्वेश्चन आते हैं मतलब यहीं से आएंगे। और दूसरा अगर क्वेश्चन बात करेंगे तो मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होंगे? 4। कितने प्रकार के होंगे? जो आई शेप्ड होता है, आई शेप्ड का मतलब होता है इसमें गुणसूत्र का केवल एक ही भाग होता है और एक सेंट्रोमियर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसकी आकृति किसके समान होगी? और इसमें एक छोटा भाग होता है और एक बड़ा भाग, इन दोनों के बीच में कौन होता है? सेंट्रोमियर। कौन होता है? सेंट्रोमियर। इसकी आकृति किसके समान होती है? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। जब गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर होती है और उन दोनों के बीच में सेंट्रोमियर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। इसकी आकृति किसके समान होगी? अब आपको मालूम होना चाहिए कि देखो, दोनों भुजाएं बराबर होगी लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और इसकी आकृति किसके समान होगी? किसके समान होगी? अब आपको मालूम होना चाहिए, राइबोसोम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. क्या ये मेम्ब्रेनलेस से झिल्ली हुई संरचना हो सकती है क्या? Yes, sir. क्या इसको पैलाटे पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? Yes, sir. अरे जाना जाता है कि नहीं? Yes, sir. क्या ये सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है? Yes, sir. ठीक है। और डिस्कवरी सबसे पहले एनिमल सेल्स में किसने किया था? किसने किया था? प्लांट सेल में किसने किया था? किसने किया था? अब अगर इसकी संरचना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो देखो, 2 यूनिट से मिलकर बनी होती क्या? Yes, sir. ये किससे जुड़ी होगी? किसके प्रेजेंस में? एक छोटी यूनिट हो सकती है क्या? Yes, sir. और एक बड़ी यूनिट हो सकती है क्या? Yes, sir. अब यहाँ पे कंडीशन आता है, यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता ज्यादा हो तो ये डाइमर या द्विलक का निर्माण करेगा क्या? Yes, sir. मतलब इसका साइज कैसे होने लगेगा? अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कैसी होगी तो दोनों इकाइयां एक दूसरे से कैसे होने लगेगी? अरे यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता है ही नहीं तो क्या होगा? ये दोनों इकाइयां एक दूसरे से कभी जुड़े रहेंगे क्या? No, sir. अब आपको मालूम होना चाहिए, टाइप्स पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे? Types. तो कितने टाइप के होते हैं? 2 types. कितने टाइप के होंगे? 2 types. 70s। ये ज्यादातर किस में होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस में होगा? क्या ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होगी? Yes, sir. कौन कौन से होगी? हाँ, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट वाला टाइप कौन सा होगा? 80s। कौन सा होगा? ये ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी क्या? Yes, sir. इसकी 2 सब यूनिट कौन कौन से होंगी? 60s और 40s. और एस का मतलब क्या होगा? जिसके द्वारा इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलेंगे? Svedberg unit. और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो देखिए, इस प्रकार आप तैयारी करना है। और 4 तारीख को नीट का पेपर है और आगामी समय में लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो आप ऐसे ही रिवाइज करें, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। और आप सभी को एक बार पुनः नीट 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को।